हेलो दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में AK स्टडी नोट्स में। जैसे कि आप लोग के लिए मैंने आपको इसके पहले ज्योग्राफी थर्ड का पेपर मॉडल पेपर हल करा के आपको दिया है। उसके बाद में आपको आज इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित आपको क्वेश्चन आज आपके बीच में लेके आया हूँ। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको मिलेंगे क्वेश्चन जो आपके होंगे वो मरुस्थलीकरण, भूमंडलीय तापमान, इस तरीके से क्वेश्चन जो आपको यानी कि जो आपको इन्वायरमेंटल से आपको मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे अपडेट कराया जाएगा। जिससे आपका होता है यहाँ पे हम आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4 इसके अंतर्गत आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सिंपल स्टडीज़, इमरजेंसी इन्वायरमेंटल इशूज़, और फिर इसी वजह से आपको सारे ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप यानी कि भूगोल से संबंधित यानी कि बात करें तो आपके पर्यावरण अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन आपको अपडेट कराया गया है वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही आपको अच्छे लगने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपके मनपसंद की क्वेश्चंस आपके अपडेट कराया गया है। तो दोस्तों अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट यानी कि जो आपका दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन के आया दोस्तों आपके लिए। मैं बढ़िया क्वेश्चन आपको बनाने की पूरी कोशिश किया हूँ आपके बीच में। यहाँ पे आपका दे रखा है BA तृतीय वर्ष भूगोल, द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण अध्ययन। नोट: सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड आ यानी कि बात करें तो ये आपका सेक्शन 3 सेक्शन में डिवाइड है, 3 खंडों में डिवाइड है। जो आपका खंड आ, खंड बा और खंड सा में आपका क्वेश्चन मिलते हैं। बात करेंगे आपके टॉपिक की ओर, यानी कि जो आपकी टॉपिक है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा टॉपिक है और आपको इसमें लाजवाब क्वेश्चन भी बताएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग हमारा सहयोग देते रहे। मैं आपको पूर्ण रूप से आपको सारे क्वेश्चन और सारे एक लय के अनुसार आपको मैं बताऊंगा, और जितने भी आपके बीच में सम्मुख क्वेश्चंस को सम्मुख करेंगे उतने ही आप लोगों को थोड़ा अभ्यास भी होगा और अच्छे से पेपर देने में भी आप लोग को मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पे आपका है नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो दीजिए। पहला आपका आता है दोस्तों, पहले का फर्स्ट यानी मृदा अपरदन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप अगर देखेंगे तो 2020, 21, उसके बाद में 19 और 18 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं मृदा अपरदन। क्या पूछा गया आपका? मृदा अपरदन। अब आपको दोस्तों बताएंगे मृदा अपरदन होता क्या है। मृदा अपरदन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात होता है मृदा अपरदन में क्या चीज़ें हैं। आप लिखेंगे आप मृदा अपरदन में आंसर कि प्रकृति की शक्तियों द्वारा मृदा का इतनी तेजी से निष्कासित किया जाना कि विभिन्न मृदा, यानी कि मृदा की बात करें तो मृदा होती है आपकी मिट्टी। क्या होती है? मिट्टी। यानी कि प्रकृति की शक्तियों द्वारा मृदा का इतनी तेजी से निष्कासित किया जाना कि विभिन्न मृदा रचने वाली प्रक्रियाएं यानी उनकी पूर्ति ना कर पाए, क्या कहता है? मृदा अपरदन कहलाता है, यानी मृदा अपरदन कहलाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो मृदा अपरदन का तात्पर्य जल एवं वायु द्वारा मृदा के विनाश एवं क्षरण से होता है। मृदा की 1 सेंटीमीटर प्रति यानी कि 1 सेंटीमीटर परत जो 200 से 300 वर्षों तक के लंबे समय में भारी यानी कि समय में बनती है, वह भारी वर्षा या धूल भरे तूफान द्वारा कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाती हैं। इसे प्रकार मृदा की तीव्र गति से विनाश हो जाता है, परंतु उसका निर्माण लंबे समय में होता है। इसी कारण मृदा का रक्षण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि मृदा अपरदन क्या होता है? जिसे मृदा अपरदन आपको बताया कि अगर कोई जैसे प्रकृति है जो शक्तियों द्वारा मृदा को तेज़ी से निष्कासित करती है, यानी कि मृदा को तेज़ी से निकालती है और वह दूसरे यानी कि मिट्टी में दूसरी प्रक्रिया का पूर्ति करती है, तो उसी को हम कहते हैं मृदा अपरदन।
अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन में जी, जैव विविधता। जैव विविधता है क्या? इसको इंग्लिश में कहते हैं हम दोस्तों बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता से तात्पर्य जैव मंडल में पाए जाने वाले, यानी कि जैव मंडल में पाए जाने वाले जीव जंतु, पादप और सूक्ष्म जीवों के मध्य यानी आनुवंशिक, जातिगत और पारिस्थितिकी स्तर पर पाई जाने वाली विविधता से है। अर्थात जैव विविधता से अभिप्राय सजीवों, यानी कि सजीवों की बात करें तो वनस्पतियों एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय भेद से है। किसी क्षेत्र में विशेष में पाई जाने वाली प्राणियों की जातियों की संख्या व पादप उस क्षेत्र की जैव विविधता को दर्शाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन के लिए जैव विविधता का बने रहना आवश्यक है। तो ये आपका हो गया जैव विविधता। अब बात करेंगे इसमें आपका मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण होता क्या है? इसमें मरुस्थलीकरण के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताते हैं। मरुस्थलीकरण में आपका है, मरुस्थलीकरण का अर्थ क्या होता है आपका? उपजाऊ भूमि की मरुस्थली भूमि में परिवर्तित हो जाना। पारिस्थितिकीविद एवं पर्यावरणवेत्ता इसे एक क्रमिक प्रक्रिया मानते हैं जो जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जीव जंतु एवं मानवीय क्रियाओं का परिणाम है तथा इसे मानव द्वारा पारिस्थितिकी क्रम में अवरोध माना जा सकता है। केंद्रीय शुष्क शोध संस्थान के पूर्व निदेशक मान के अनुसार कि मरुस्थलीकरण से तात्पर्य उन सभी प्रक्रमों के सामूहिक प्रभाव से है जिसके अंतर्गत एक पारिस्थितिकी तंत्र में मूलभूत परिवर्तन आ जाता है, जिससे मरुस्थलीय क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित होने लगता है। वह जलवायु एवं जैविक तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। यह प्रक्रिया मरुस्थलीकरण यानी कि मरुस्थलीय दशाओं का सघन एवं जटिल बनाती है। फलस्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में मरुस्थल विस्तार होता है। इसके बाद फिर आपका आता है दोस्तों भूमि अवनमन। क्या होता है भूमि अवनमन? क्या होता है भूमि अवनमन? आपका चौथा क्वेश्चन आता है भूमि अवनमन। भूमि अवनमन वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बनती है। यानी भूमि अवनमन क्या होता है? वह खेती जिसमें हम लोग खेती करने में असहाय होते हैं या अयोग्य, वह खेती करने के लायक नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? भूमि अवनमन कहते हैं। भूमि निम्न प्रकार यानी कि निम्नकरण से जिम्मेदार तत्व, जैसे पहला आपका आता है खनन। पहला क्या आता है दोस्तों आपका? खनन। फिर दूसरा क्या आता है आपका? खनन में आप लोग क्या लिखेंगे? खनन में लिखेंगे कि खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहराई यानी कि गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन में भूमिकरण निम्न हुआ है। दूसरा खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग से चूना पत्थर का पीसना और मृदा बर्तन उद्योग से चूने की सेलकड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल को धूल विसर्जित करना। उसके बाद में फिर आपको आता है दूसरा आपका आता है अति पशुचारण। अति पशुचारण में क्या आता है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। दूसरा आपका आता है, फिर उसका में तीसरा आपका आता है दोस्तों, तीसरा आपका है जल क्रांतता। जल क्रांतता क्या है? इसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अतिचंदन से उत्पन्न जल क्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जैसे मृदा में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है। फिर आपका आता है चौथा दोस्तों, चौथा आपका आता है औद्योगिकरण। चौथा आपका क्या आता है? औद्योगिकरण। इसमें आपका है कि पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल में का प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। फिर आपका आता है हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव क्या है दोस्तों आपके लिए? इसको भी जानना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इसमें आपकी सबसे ज़्यादा ये भी आपका क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लगातार पूछा गया है। यानी कि 18 में पूछा गया है क्वेश्चन, फिर आपका 19 में पूछा गया है, 20 में और 21 में लगातार ये आपके प्रश्न पूछा। हरित गृह प्रभाव, इसमें आपका लिखेंगे आंसर में कि ग्रीन हाउस प्रभाव से, यानी कि इसमें आप लिखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव से अभिप्राय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की मात्रा में, यानी कि CO2
की जो तथा अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण तापमान में होने वाली वृद्धि से है। ग्रीन हाउस ऊष्मारोधी दीवारों से निर्मित एक ऐसा पौधघर है जिसकी छत कांच या प्लास्टिक की बनी होती है। सूर्य की लघु तरंगें इसमें प्रविष्ट तो हो जाती हैं, परंतु दीर्घ तरंगों के रूप में होने वाला विकिरण इस कांच घर से बाहर नहीं हो पाता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है और वायुमंडल में भी ग्रीन हाउस के समान कार्य करता है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 द्वारा तापमान वृद्धि के प्रभाव को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब आपका आता है दोस्तों चौथा, बाघ परियोजना। बाघ परियोजना में आपको क्या आता है, इसमें आपको बताएंगे बाघ परियोजना। अब आपका आता है दोस्तों बाघ परियोजना। बाघ परियोजना में हम थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। इसमें आपका आता है बाघ एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि एक यहाँ पे क्या है, एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का सूचक होता है। परिस्थिति संतुलन के लिए बाघों के लिए पर्याप्त संख्या में उपस्थित आवश्यक है। विलुप्त होते बाघों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने 1973 में, यानी कि केंद्र सरकार ने आपको 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ किया। बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघों के संरक्षण के लिए 9 आपको बाघ रिजर्व किया गया, यानी कि 9 बाघ रिजर्व क्षेत्र बनाए गए। जो आपका पहला है बांदीपुर, पहला आपका आता है बांदीपुर। दूसरा आपका आता है कार्बेट, जिसे हम कहते हैं जिम कार्बेट। चौथा आपका आता है तीसरा कान्हा आता है। फिर आपका आता है चौथा मानस, फिर 5वां मेलघाट, 6ठा पालमऊ, फिर 7वां पर रणथंभौर, फिर 8वां सिमलीपाल, फिर तथा सुंदरवन। तो ये आपके 9 जो आपके हैं, ये आपका बाघ रिजर्व क्षेत्र बनाए गए। इनका कुल क्षेत्र जो है, इनका जो टोटल कुल क्षेत्र है वो कितना है दोस्तों, इनका जो है वो 16,339 वर्ग किलोमीटर था, तथा जिनमें 268 बाघ रिजर्व थे, यानी कि इसमें बाघ थे। इनमें 2750 यानी इनमें 2750 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत सिमलीपाल रिजर्व बाघ सबसे बड़ा था, यानी कि टोटल मिला के इसमें सबसे बड़ा क्या था, सिमली था आपका, जो आपका 2750 यानी कि 2750 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत था, यानी कि फैला हुआ था। अब बात करते हैं उसके बाद में आपको बताएंगे दूसरा खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं आपको कि खाद्य श्रृंखला है क्या। खाद्य श्रृंखला में आंसर आप लिखेंगे कि खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विचार लिंडमन ने सन 1942 में प्रस्तुत किया, यानी कि सन 1942 में इन्होंने प्रस्तुत किया। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जीव करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं जैसे द्वितीयक उपभोक्ता जिसे हम कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता जिसे कहते हैं मांसाहारी, और एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं का तृतीय उपभोक्ता भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। यही हमारा खाद्य श्रृंखला है। फिर आपका आता है ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण क्या होता है दोस्तों, ओजोन क्षरण आपका होगा, यानी कि 7वां क्वेश्चन मैंने आपको बताया खाद्य श्रृंखला। 6ठा क्वेश्चन आपको बाघ परियोजना के बारे में बताया। ये सारे क्वेश्चन आपके बराबर पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोग ज़रूर तैयारी करिए। और वीडियो अगर मज़ा आ रहा है दोस्तों ज़रूर देखते रहिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, लाइक तो बनता है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके दोस्तों को भी समझ में आएगा तो ज़्यादा उनको भी समझ में आएगा, और पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा सभी लोगों को। और ये वीडियो मैंने आप सभी दोस्तों के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं ओजोन क्षरण में। ओजोन क्षरण का आपका है, ओजोन क्षरण यानी अवक्षय, जो क्षरण होता है इसे हम कहते हैं अवक्षय। यानी कि ओजोन क्षरण का वर्णन आपका 1970 के दशक में आया, यानी कि 1970 के दशक में आया। पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक, यानी कि प्रति दशक
लगभग 4% की कमी आ रही है, जिस कारण पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में के ऊपर समताप मंडल में ओजोन छिद्र की घटना सामने आ रही है। इसका मूल कारण है यानी कि ब्रोमीन, परमाणु क्लोरीन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका आता है ClFl, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर आपका आता है फ्रेयान है। ओजोन के क्षरण से सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें एवं व जीवों व वनस्पतियों को हानि पहुंचाती है, ओजोन लेयर ही इस हानिकारक यानी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इस कारण ओजोन परत का संरक्षण आवश्यक है। उसके बाद में फिर आपका आता है दोस्तों जनसंख्या दबाव। जनसंख्या दबाव में आपको क्या लिखना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बीच में मैं आपके सम्मुख में लेके आया हूँ। ज़रूर देखते रहिए वीडियो की, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते नहीं जल्दी। फिर आपका आता है जनसंख्या दबाव, वह स्थिति है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध प्रकृति संसाधन यानी वहाँ रहने वाले लोगों का भरण पोषण करने में असमर्थ हो जाती है। फलस्वरूप वहाँ के लोग अन्यत्र पलायन करने लगते हैं, यानी कि वहाँ से जाने लगते हैं। यही जनसंख्या दबाव कहलाता है। इसका प्रमुख कारण बेतहाशा जनसंख्या में वृद्धि तथा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण। फिर आपका आता है पारिस्थितिकी पिरामिड, यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, मैंने जनसंख्या दबाव के बारे में बताया, फिर पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में बताया। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की उनकी संख्या, जैव भार तथा ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो पिरामिड की आकृति बनती है, जिसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना एल्टन ने यानी कि 1927 ईस्वी में प्रस्तुत किया। पिरामिड आरेखों द्वारा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न जैव घटकों को पोषण स्तर संबंध प्रदर्शित करने यानी कि प्रदर्शित है, जिनमें उत्पादक तथा प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय उपभोक्ताओं यानी पिरामिडों के आधार पर शीर्ष की अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका आता है दोस्तों जीवों की संख्या पिरामिड, दूसरा आपका आता है दोस्तों जैव भार पिरामिड तथा तीसरा आपका आता है ऊर्जा पिरामिड। तो ये आपका होता है पारिस्थितिकी पिरामिड। तो इस तरीके से आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताया, यानी कि सेक्शन ए आपका कंप्लीट किया। सेक्शन ए में ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए सम्मुख मैंने लेके आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के बीच में करता हूँ तो थोड़ा आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप भी एक दूसरे को वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि इस तरीके से पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आता है। अब सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन बताएंगे कि नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण अध्ययन का उपागमों को बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका आता है कि पर्यावरण अध्ययन के उपागमों को बताइए आप। उसके बाद में फिर आपका आर वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि मानव पर्यावरण संबंधों की विवेचना कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ और इसी के साथ दोस्तों आपका आता है अब आपका होगा पर्यावरण अध्ययन के उपागमों को बताइए। आप आंसर में लिखेंगे कि मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन हेतु निम्न उपागमों का उल्लेख कीजिए। पहला आपका आता है पर्यावरण निश्चय, यानी कि पहला आपको लिखेंगे कि पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम। दूसरा आपका आता है उद्देश्य मूलक उपागम। तीसरा आपका आता है संभववादी उपागम, यानी कि तीसरा आपका आता है संभववादी उपागम। फिर चौथा आपका आता है आर्थिक निश्चयवादी उपागम। फिर पांचवा आपका आता है पारिस्थितिकीय उपागम। अब आप हेडिंग डालेंगे पहले में पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम। इसमें आप लिखेंगे कि यह उपागम प्रकृति की प्रधानता से जुड़ा हुआ उपागम है। यह उपागम मानव तथा क्रियाकलापों पर पर्यावरण के संपूर्ण नियंत्रण पर बल देता है, यानी कि पर्यावरण जो निश्चयवादी उपागम है वो किस पे बल देता है, संपूर्ण नियंत्रण पर वो बल देता है। फिर आप लोग दूसरा हेडिंग डालेंगे कि उद्देश्य मूलक उपागम। इसमें आप लिखेंगे मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन का उद्देश्य मूलक उपागम इस धार्मिक विचारधारा तथा अटूट विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य प्रकृति तथा सभी अन्य जीवों से उत्कृष्ट तथा श्रेष्ठतम है
इस उद्देश्य मूलक संप्रदाय का उद्देश्य जूडो क्रिश्चियन धार्मिक परंपराओं के उपदेशों से हुआ है। इस धार्मिक विचारधाराओं की शिक्षाओं की प्रमुख मान्यता है कि मनुष्य सभी जीवों से श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट होता है। मानव पर्यावरण संबंधों की इस विचारधारा के कारण उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देशों के इन देशों में उपनिवेशों में प्रकृति संसाधनों की आवश्यकता से अधिक तेज रफ्तार से विदोहन प्रारंभ हो गया, जिस कारण कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई। अधिकांश वैज्ञानिकों तथा पर्यावरणविदों ने इस धार्मिक परंपरा का वर्तमान समय भयावह पर्यावरण समस्याओं एवं पारिस्थितिकीय संकट के लिए जिम्मेदार माना है। फिर आपका तीसरा आता है दोस्तों संभववादी उपागम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है ये, यानी कि इसमें आपके सबसे ज़्यादा ये आपके प्रश्न पूछा नहीं कि उपागमों के बारे में पूछा भी गया है आपके, तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है आपका। आप आंसर लिखेंगे तीसरे में, मानव पर्यावरण संबंधों के संभववादी उपागम का उदय पर्यावरण निश्चयवादी की आलोचना एवं उद्देश्यमूलक उपागम की अतिवादी विचारधारा के भर्त्सना के फलस्वरूप हुआ। ज्ञातव्य है कि पर्यावरण निश्चयवाद के संप्रदाय की स्थापना के समय कुछ लोगों ने इस विचारधारा के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना प्रारंभ कर दिया। फिर आपका आता है चौथा आप लोग लिखेंगे आर्थिक निश्चयवादी उपागम। अब इसमें आप लिखेंगे कि आर्थिक निश्चयवादी उपागम, इसमें यह आर्थिक निश्चयवादी उपागम का इस मूलभूत विचारधारा पर आधारित है कि मनुष्य का पर्यावरण या स्वामित्व होता है तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा आर्थिक तथा औद्योगिक विस्तार जारी रहना चाहिए। आर्थिक विकास तथा औद्योगिक विस्तार के सतत चलने रहने वाले विचारधारा को वृद्धि संप्रदाय कहते हैं। इस संप्रदाय की मान्यता है कि चूंकि राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता के लिए आर्थिक विकास जरूरी है। अब बात करते हैं कि वास्तव में आर्थिक निश्चयवाद दो भ्रामक मान्यताओं पर आधारित होता है। पहला तो आपका आता है, यानी कि पहले में आपका आता है किसी निश्चित प्रदेश की जनसंख्या तथा उस प्रदेश में आर्थिक विकास एवं क्रियाशीलता के स्तर पर मध्य धनात्मक सहसंबंध होता है। दूसरा आपका आता है इसी में फिर कि जनता संसाधन तथा समाज में पारस्परिक क्रिया सार्वभौमिक आर्थिक सिद्धांतों द्वारा निर्धारित होती है। इस तरह आर्थिक निश्चयवाद इस बात पे विश्वास करता है। पांचवा आपका आता है दोस्तों कि पारिस्थितिकीय उपागम, मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन की पारिस्थितिकीय उपागम पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। पारिस्थितिकीय यानी कि भौतिक पर्यावरण जीवधारियों के बीच तथा स्वयं विभिन्न जीवधारियों में पारस्परिक क्रियाओं तथा संबंधों का अध्ययन है। इस प्रकार इस उपागम के अंतर्गत मनुष्य प्रकृति का अभिन्न अंग मानता है। तो इस तरीके से आपका दूसरा वाला क्वेश्चन पर्यावरण के जो उपागम है उसको मैंने बताया। फिर आगे क्वेश्चन मानव पर्यावरण संबंधों की विवेचना कीजिए कि मानव पर्यावरण, अब आपका आता है मानव, यानी कि आधार वाले क्वेश्चन का अथवा मानव पर्यावरण संबंधों की विवेचना कीजिए। इसमें आप लोग लिखेंगे कि मानव पर्यावरण संबंधों की विवेचन में दृष्टिपात करने में स्पष्ट होता है कि मानव का स्थान दो रूपों में पाया जाता है। यानी कि प्रथम आपका आता है, प्रथम में आप लिखेंगे मानव स्वयं पर्यावरण का एक प्रधान घटक होता है तथा द्वितीय में यह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। यानी कि पर्यावरण में क्या होता है, एक कारक होता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभावित करने में मानव की विभिन्न भूमिका होती है। पर्यावरण के घटक के रूप में जैविक मानव तथा कारक के रूप में सामाजिक मानव, यानी कि सामाजिक मानव और आर्थिक मानव तथा प्रौद्योगिकी मानव की तरह भूमिका संपादित होती है। जीवित प्राणी की भांति मनुष्य की सभी जैविक क्रियाएं पर्यावरण के अनुसार नियंत्रित होती है, परंतु जीवमंडल में पाए जाने वाले सभी जीवों में मानव मानसिक स्तर पर प्रबुद्ध होता है, जिसके फलस्वरूप स्वाविवेक के उपयोग में पर्यावरण में परिवर्तन एवं परिमार्जन होता करता है। मानव विकास के इतिहास में आदि मानव की आवश्यकताएं सीमित थीं, जिसकी आपूर्ति प्राकृतिक पर्यावरण से होती थी तथा जाने या अनजाने मानव की पर्यावरण संवर्धन में योगदान प्रदान करता रहा। जैसे फलों को खाकर उसके बीजों को स्थान स्थान पर बिखेरकर, इस प्रकार मानव का विकास
प्रारंभिक समय में मानव की भूमिका अन्य जीवों की भांति एक कारक की थी, परंतु धीरे धीरे मानव विकास के महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। मानव जनसंख्या की वृद्धि होने लगी, मानव मस्तिष्क का विकास भी हुआ, जो धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता के लिए छटपटाने लगा। पर्यावरण का अनावश्यक दबाव बढ़ने के फलस्वरूप मानव की भूमिका पर्यावरण के प्रति कारक के अतिरिक्त रूपांतरक परिवर्तन तथा विध्वंसक के रूप में बदलती रही। इस प्रकार प्रारंभ में मानव पर्यावरण का एक अंग था, मित्र के रूप में था, जो अब के उसके समय यानी कि उसके स्वामी के रूप में उभर कर आ गया। अतएव मानव पर्यावरण संबंधों का विवेचन मानव प्रकृति के विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है। तीसरा आपका आता है संदर्भ विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसमें आप लोग लिखेंगे कि संदर्भ विकास का विचार यानी कि संदर्भ विकास का विचार जो आपका आया वो 1970 ईस्वी में आया। इसके पश्चात यह न केवल विभिन्न पर्यावरण मंचों पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रमुखता से उभरा। संदर्भ विकास की अवधारणा के साथ ही संसाधन संरक्षण का विचार जुड़ा हुआ। संसाधनों के अत्यधिक शोषण ही पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में यदि संसाधनों का विकास यानी कि विशेषकर समाप्त हो जाने वाले संसाधनों का अत्यधिक शोषण होगा तो भविष्य में वे उपलब्ध नहीं रहेंगे और विकास अवरुद्ध हो जाएगा। पर्यावरण संसाधन यानी कि पर्यावरण संसाधन प्रबंधन के संबंध में अनेक नीतियां एवं संकल्पनाएं विकसित की गई, जिनमें डेली की शून्य और वृद्धि नीति जैसे यानी कि वृद्धि नीति, नेस की ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटीज यानी कि नेगार्ड द्वारा प्रतिपादित पर्यावरण यानी कि पर्यावरणीय अर्थशास्त्र एवं सर्वविधि संकल्पना पारिस्थितिकी मित्र यानी कि मित्र तकनीकी एवं उत्पादक प्रमुख हैं। इन सभी अवधारणाओं के प्रमुख का संरक्षित का विकास करना ही वर्णित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि विश्व सतत विकास के सचेष्ट और विभिन्न कार्यक्रमों में के माध्यम में यानी कि यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रमुख हैं, यानी कि इनके द्वारा विश्व के देशों का पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहा है। इस दिशा में यानी कि जोहान्सबर्ग ने यानी कि ये आप कहाँ पड़ता है जोहान्सबर्ग, ये आपको मिलता है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में सतत विकास पर पृथ्वी सम्मेलन है कि आपका जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ 2002 में आयोजित किया गया, जिसमें विश्व की पर्यावरणीय समस्याओं पर विचार के साथ विश्व को धारणीय और सतत विकास हेतु प्रेरित करना था। इसमें विकसित और विकासशील देशों के मध्य समन्वय पर विचार किया गया। इस विचार के अनेक मंचों पर सतत विकास की संकल्पना का महत्व दिया गया। आज विश्व के सभी देशों में सतत विकास का संकल्पना स्वीकार करता है, यद्यपि कुछ गतिरोध उन्हें विचार विमर्श से सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि विकास का यही अवधारणा विश्व में मानव जीवन की सुरक्षित रख सकती है। तो इस तरीके से आपका ये रहा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपका आता है दोस्तों, इसमें आपका आएगा पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व। आपका आएगा क्या आर वाले क्वेश्चन में आपका यानी कि पर्यावरण शिक्षा का महत्व, ये रहा आर वाले क्वेश्चन में यानी कि महत्व की विवेचना कीजिए। इसमें आप लोग को लिखना है कि किसी भी स्थान पर दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा की मुख्य आधार वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, यानी कि कोई भी अगर बात करें जो पर्यावरण शिक्षा होती है उसके आधार पर की जाए तो वहाँ की क्या होती है, वहाँ की परिस्थितियाँ होती हैं। पर्यावरण को आधार बनाकर दी जाने वाली शिक्षा में बच्चों को गाँव के आसपास होने वाले वस्तुओं का अवलोकन, संग्रहण और वर्गीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पर्यावरण शिक्षा की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि उसे विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों सहजता से स्वीकार कर सके, साथ ही प्रकृति में भ्रमण एवं खेल कूद के माध्यम से यह शिक्षा उन तक पहुंचाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सिफारिश के अनुसार अध्यापकों को विशिष्ट प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे वे भविष्य के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम योजना का निर्माण कर सके। इसके लिए सर्वपक्षीय समन्वयकारी प्रयासों का होना आवश्यक है।
पर्यावरण की आवश्यकता आज इसलिए और बढ़ गई है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, रात दिन, मौसम, वायुमंडल, शुद्ध एवं अशुद्ध वायु, जल, उसके आकार यानी कि उसके प्रकार, स्रोत, उपयोग तथा शुद्ध एवं दूषित जल, मिट्टी के प्रकार एवं उपयोग, फिर उसमें बादल, स्थानीय पेड़ पौधों के बारे में ज्ञान, उनका जीवन चक्र, पेड़ लगाने की विधियाँ, स्थानीय पशु पक्षी एवं उनकी उपयोगिता, हमारा यानी कि हमारा शरीर, उसके विभिन्न अंग, भोजन, उसका महत्व एवं जन स्वास्थ्य, हमारा घर, उसके विभिन्न भाग, सफाई एवं रखरखाव, खेती, यातायात, व्यापार, कला, संस्थाएं, त्यौहार एवं संस्कृति तथा अपने देश एवं भौगोलिक यानी कि स्थितियों आदि का सम्यक ज्ञान नहीं। इस पर्यावरण तत्वों का ज्ञान विद्यार्थियों को हो जाए तो वे पर्यावरण के प्रति प्रारंभ से ही सचेत हो जाएंगे एवं अपने दायित्व को समझने लगेंगे, जिससे भविष्य में पर्यावरण हानि की संभावना हो जाएगी। अब बात करेंगे पर्यावरणीय विभाग द्वारा कैलेंडर के लिए वन्य प्राणियों के बारे में चित्र द्वारा किए गए अन्य विभागों से भी पर्यावरणीय महत्व के संदर्भ में कैलेंडर एवं पोस्टर प्रकाशित कर वितरित किए जा रहे हैं। पर्यावरण शिक्षा का मात्र कक्षाओं एवं सीमित नहीं है, बल्कि मुक्त शिक्षा पद्धति की ग्रामीण एवं नगरीय लोगों के पर्यावरण शिक्षा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संघ के शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा 1975 ईस्वी में पर्यावरण शिक्षण नामक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण शिक्षण का सहायता देना, उसका विकास करना एवं प्रचार प्रसार करना था। इसके द्वारा इंजीनियर आपके हो गए, नगर नियोजक, शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक के समाकलित कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए। फिर आपका है जिससे पर्यावरण शिक्षा का बल मिला है, किंतु भारत में बढ़ती हुई पर्यावरणीय समस्याओं को, परिस्थिति की असंतुलन को देखते हुए पर्यावरण शिक्षा में और गति लाने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे आपके चौथे क्वेश्चन पर, यानी कि मृदा अपरदन को रोकने के उपायों को बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन के, अब आपका आता है दोस्तों मृदा अपरदन को रोकने के उपायों को बताइए। बहुत ही बढ़िया आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। अब बात करेंगे मृदा का अपरदन का प्रमुख, यानी कि मृदा का अपरदन जो है, चौथा क्वेश्चन है मृदा का अपरदन का प्रमुख रोकने के उपायों को बताइए। पहला तो आपका आता है मृदा अपरदन को प्रमुखता प्रभावी वनस्पति आवरण को बनाए रखने के समोच्च रेखीय जुताई, सस्यावर्तन या फसलों के हेरफेर, खेतों के वेदिकाकरण, कंपोस्टिंग अवधारणा, फसलों को उगाकर वृक्षों एवं वायु में अवरोध उत्पन्न करके अवनालिका अपरदन के निवारण के लिए पाइप अफवाह को प्रयोग में लाकर अवनालिकाओं को बांध बनाकर या उनमें झाड़ जंगलों में उगाकर, रक्षार्थ कृषि, नदी तटों पर बंध लगाकर, पशुचारण को नियंत्रित करके तथा अस्थायी कृषि नियंत्रण द्वारा रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित विधियाँ महत्वपूर्ण है। पहला तो आपका था दोस्तों इसमें वनस्पति का आवरण एवं सुरक्षित वनारोपण, दूसरा आता है समोच्च रेखीय जुताई, तीसरा आपका आता है यानी कि वेदिकाकरण आता है तीसरा, फिर चौथा आपका आता है दोस्तों आवरण फसलें, और पांचवा आता है क्या स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध। इसमें आपका आता है पहले में थोड़ा इसमें आप लोग लिखना पड़ेगा कि वनस्पति क्या अवतरण एवं संरक्षित वनारोपण, हेडिंग में आपका ये आएगा। फिर लिखेंगे इसमें आप थोड़ा धरातल पर वनस्पति का आवरण मृदा अपरदन को नियंत्रित करता है और जल को नियंत्रित करने के लिए तथा वायु को अवरोधित करने के लिए संरक्षित वनारोपण आवश्यक होता है। दूसरा आपका आता है समोच्च रेखीय जुताई। इसके अंतर्गत ढालदार भूमि का समोच्च रेखाओं के अनुसार जुताई की जाती है और जिसमें ढाल की लवणता विभिन्न स्थानों पर अवरुद्ध हो जाती है। फलस्वरूप जल के तीव्र बहाव को रुकावट पैदा हो जाती है, जिससे उसकी यानी कि अपरदनात्मक शक्ति कम हो जाती है। फिर तीसरा आपका है वेदिकाकरण। इस संरक्षण विधि के अंतर्गत पहाड़ी ढालों पर कृषि करने के लिए उन्हें सीढ़ीदारी खेतों में बांट दिया गया है। इसमें वर्षा का जल रुक रुक कर मंद गति से नीचे पहुंचता है और अपरदन कम हो जाता है। चौथा आपका था आवरण फसलें।
इसमें आप लोग को लिखना है कि प्रति भूमि में ऐसी आवरण फसलें बो देनी चाहिए जो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो और मृदा को जैव खाद और हरी खाद प्रदान करे। गुच्छेदार जड़ों वाली फसलें खेतों में बोया जाती रहनी चाहिए। पाँचवा कहता है स्थानांतरी कृषि पर प्रतिबंध, यानी कि आदिवासी जनजातियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरी कृषि पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इसमें वनों को साफ कर दिया जाता है और जिसमें मृदा अपरदन का बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित अन्य उपाय किए जाने चाहिए। छठवां कहता है पशुचारण पर नियंत्रण। सातवां अवनालिका पर बांध बनाना। आठवां कहता है अवनालिकाओं में वनस्पति रोपण। नौवां कहता है बाढ़ में क्षेत्रों का संरक्षण। फिर 10वां आता है पंख एवं प्रस्तर प्रवाह रोकने के विभिन्न उपाय। फिर 11वां का सस्यावर्तन एवं फसलों का हेरफेर। 12वां कहता है उर्वरकों या खादों का प्रयोग। 13वां का जैव पदार्थों एवं जल का अनुकूलतम सहचर। 14वां कहता है मृदा की आपूर्ति यानी कि प्रदूषण से संरक्षा। तो इस तरीके से आप लोग को ग्राम एवं नगरीय जनघटों के लिए किए जा रहे अध्यक्ष नियंत्रण से रक्षा की जाए। अब बात करते हैं हरित गृह प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, यानी कि हरित गृह प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका आता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, इसमें आपको लिखना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का आशय है हरित घर, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव का हरित घर है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ग्रीन हाउस मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा पौध घर होता है जो ऐसे कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से निर्मित होता है जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन इस पौधा पर परावर्तन रोधी दीवारों के कारण सूर्य की किरणें वापस नहीं लौट पाती हैं। परिणामस्वरूप पौधा या हरित घर तापमान प्राय वातावरण को तापमान अधिक होता है। ठंडे प्रदेशों में हरित घरों के तापमान उगाई जाने वाली फसलों व सब्जियों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जाता है। फिर आपको बताएंगे इसमें कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, इसमें आपका कारण क्या है। पहला है कि वर्तमान समय में उद्योगों एवं घरों में प्रतिवर्ष लगभग 50 अरब मीटर टन, यानी कि आपका आता है 50 अरब मीटर टन जीवाश्म ईंधन, यानी कि जिसे पेट्रोलियम व कोयला कहते हैं, जलाए जा रहे हैं, जिसमें वायुमंडल में 2000 मीटर टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी जाती हैं। इससे उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 50% वनस्पति एवं सागरीय भागों में अवशोषित किया जाता है। सन 1900 यानी कि सन 1900 से 2000 के 100 वर्षों के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रतिशत लगभग 31% वृद्धि होने का अनुमान है। सन 1900 में वायुमंडल के 10 लाख भागों में 290 कार्बन डाइऑक्साइड गैस थे, जो 2000 में बढ़कर 380 तक पहुंच जाने का आशा है। दूसरा आपका आता है कि वन विनाश तथा ग्रीन हाउस प्रभाव के घनिष्ठ संबंध है। वर्तमान समय में लगभग 2 करोड़ वर्ग मीटर भूमि के वनों में सफाया मानव द्वारा कर दिया जाता है। वनों के काटने वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अग्र 2 प्रकार की वृद्धि होती है। पहला तो आपका आता है वनों के काटने के में पौधों के संश्लेषण क्रिया में कमी आ जाती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा विश्व के समस्त पौधों द्वारा लगभग 100 अरब मीटर टन वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष अवशोषित कर लेती है। फिर उसके बाद में आपका आता है कि उष्णकटिबंधीय वनों में झूमिंग कृषि के अंतर्गत वनों को जलाने में से बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का प्रतिवर्ष उत्सर्जन हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2030 तक पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों में मीथेन का महत्व भी कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष हो जाएगा। फिर आपका आता है 5वां क्वेश्चन, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। अब आपका आता है दोस्तों जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। इसमें आपको बताएंगे कि जैव विविधता जैसे जैविक विविधता भी कहते हैं, यानी कि जैव विविधता जिसे हम जैविक विविधता भी कहते हैं, अलग अलग, यानी कि इसमें आपको बताएंगे, यानी कि यहाँ पे अलग अलग तरह की वनस्पतियों एवं जानवरों का संग्रह है जो एक ही विशेष क्षेत्र में रहते हैं या फैलते हैं, यानी कि रहते हैं या फैले हैं। जैव विविधता जितनी समग्र होगी उतनी ही सुव्यवस्थित और संतुलित हमारा वातावरण होगा। अलग अलग तरह की वनस्पति तथा जीव जंतु भी धरती को रहने योग्य बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं। इंसान के जीवन में कुछ पीछे जैव विविधता का साथ ही
ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग जंतु पेड़ पौधे मिलकर मनुष्य की मूलभूत ज़रूरतें पूरी करने में सहायता करते हैं। फिर आपका आता है कि इस उपभोक्तावादी समाज में मनुष्य अपनी तरक्की के लिए कई प्राकृतिक विरुद्ध कार्य किए हैं, जिसमें जैव विविधता पर भी खतरा उत्पन्न होने लगा है। भारत में जैव विविधता क्षरण का एक प्रमुख कारण वायु एवं जल प्रदूषण है, जिसके कारण भारत की स्तनधारियों के 79 और पक्षियों में 44 और सिर्पों में 15 तथा उभयचरों में 3 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। एक नए शोध के अनुसार वनस्पतियों लगभग 15,000 प्रजातियां संकटग्रस्त में हो गई हैं। जैव विविधता के अपक्षय के लिए विभिन्न उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका है आवास विनाश। इसमें आप लिखेंगे कि मानव जनसंख्या की वृद्धि एवं मानव गतिविधियाँ आवास विनाश का प्रमुख कारण है और आवास की क्षति वर्तमान में अकशेरुकी जीवों के विलुप्ति का एक प्रमुख कारण है। जैसे खनन, पशु पालन, कृषि, वानिकी, बहुउद्देशीय परियोजना स्थापना आदि से हैं। वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन और नम भूमियाँ, ज्वारीय वन तथा घास के मैदान जोखिमग्रस्त आवास हैं। दूसरा आपका आता है आवास विखंडन। इसमें आप लोग कहेंगे आवास विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक विशाल क्षेत्र का आवास क्षेत्रफल कम हो जाता है और प्रायः 2 या अधिक टुकड़ों में बढ़ जाता है। आवास विखंडन प्रजातियों के विस्तार तथा स्थापना को सीमित कर देता है। फिर तीसरा आपका आता है पर्यावरण प्रदूषण। जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है आपका बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि पेस्टिसाइड, औद्योगिक रसायन तथा अपशिष्ट आदि पर्यावरण प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी। पेस्टिसाइड प्रदूषण के परिणाम स्वरूप मृदा के सूक्ष्म जीव, वनस्पतियों तथा जंतुओं की मौत हो जाती है। परिणाम स्वरूप जैव विविधता का क्षय होता है। अम्ल वर्षा के कारण नदियों एवं झीलों की अम्लीकरण जलीय जीवों एक प्रमुख खतरा बन रहा है। समुद्र में तेल गिरने एवं फैलने के कारण समुद्री जीव की अत्यधिक प्रजातियाँ प्रभावित हो रही हैं। फिर आपका आता है दोस्तों विदेशी मूल वनस्पति आक्रमण, यानी कि विदेशी की मूल वनस्पतियों के आक्रमण का परिणाम स्वरूप जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, इसलिए इन्हें जैविक प्रदूषक की संज्ञा दी जाती है। फिर पांचवा आपका आता है भारत में कौन सी विदेशी मूल वनस्पतियाँ, जैसे गाजर घास, इसको कहते हैं पार्थेनियम हिस्टोरिस, फिर कुर्री, लैटाना कैमाना, काबुली हीकर, प्रोसिसिक, जूलिया फेलर आदि जैव विविधता के क्षरण के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। फिर आपका आता है अतिशोषण। बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण जैविक संसाधनों का दोहन भी बढ़ा है। अतिशोषण दुनिया के लगभग 1/3 यानी कि 1/3 आपके जो लुप्त प्राय कशेरुकी जीवों के प्रमुख खतरा है। ग्रामीण बेरोजगारी, उन्नत शोषण विधियों के विकास एवं अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने बहुत सी प्रजातियों को विलुप्त के शीर्ष में पहुंचा दिया है। फिर आपका आता है वन विनाश। इसमें आपको विकास के कार्यों एवं कृषि के विस्तार के कारण उष्णकटिबंधीय देशों के जंगलों के बड़े पैमाने में नष्ट किया गया है, जिसमें परिणामस्वरूप उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता का क्षरण हुआ है। फिर अन्य आपके जो गौण खतरे हैं वो अति चराई है, फिर बीमारी है, शिकार है, फिर उसके अंदर फिर आपका चिड़ियाघर था, शोध हेतु प्रजातियों का उपयोग। फिर आपका निष्कर्ष में आप लोग थोड़ा लिखेंगे कि मानव सभ्यता के विकास की धुरी जैव विविधता मुख्यतः आवास विनाश यानी आवास विखंडन, पर्यावरण प्रदूषण, विदेशी मूल प्रजातियों का आक्रमण, अति शोषण, वन्य जीवों का शिकार आदि। इसमें आपको मुक्ति के लिए जैव विविधता का संरक्षण आज के समय में लंबी सबसे बड़ी आवश्यकता है। फिर आप कहते हैं ई वेस्ट प्रबंधन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ई वेस्ट क्या है, इसमें आपको लिखना है ई वेस्ट के प्रबंधन। इसमें आपका आता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का लंबे समय तक प्रयोग करने से उसके बदलने या खराब होने पर दूसरा नया उपकरण प्रयोग में लाते हैं तो इसे हम निष्प्रयोजन खराब इनको ई वेस्ट कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर हो गया आपका, फिर उसके अंदर मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर, फोटो मशीन, इन्वर्टर, माउस, यूपीएस, एलसीडी, टीवी, प्रिंटर, ट्रांजिस्टर, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड व ट्यूबलाइट आदि ई वेस्ट के स्रोत हैं। ई वेस्ट की प्रबंधन विधियाँ, पहला तो आपका आता है, इसमें आपको बता दें कि किस तरीके से आपका होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ई वेस्ट की जो प्रबंधन विधियां हैं कुछ इस प्रकार से हैं आपके। इसमें आपका आता है, इसमें सुरक्षित विधि में भूमि में दबना, फिर आपका आता है भस्मीकरण, फिर आपका आता है रिसाइकलिंग, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे रिसाइकलिंग,
फिर आपका आता है एसिड के द्वारा मेटल की रिकवरी। फिर आप इसमें आप लिखेंगे पुनः उपयोग, यानी कि समतल जमीन में गड्ढे का निर्माण कर उसमें ई वेस्ट डालकर मिट्टी को दबा दिया जाता है, परंतु ई वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के गड्ढों में प्लास्टिक की मोटी चादर लाइनिंग करके सतह से सुरक्षित रखते हुए दबाया जाना चाहिए। भास्मीकरण प्रक्रिया में ई वेस्ट में 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस में इंसीनरेटर के अंतर पूर्णतः बंद चैम्बर में जलाया जाता है। फिर आपका ई वेस्ट का सर्वोत्तम तरीका रिसाइकलिंग है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मॉनिटर, प्रिंटर, लैपटॉप, सीडी, कीबोर्ड, फैक्स मशीन, मॉडेम, केबल आदि उपकरणों को चक्रण किया जाता है। इस प्रक्रिया के विभिन्न धातुओं में प्लास्टिक को तोड़ फोड़ कर अलग करके उनकी उपयोग हेतु संरक्षित किया जाता है। फिर आपका आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जैव विविधता संरक्षण के हेतु, यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है जैव विविधता के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए गए हैं। फिर आपका आता है दोस्तों यानी कि 6वां नंबर जैव विविधता के संरक्षण हेतु उपाय में किए गए हैं। इसमें आपको लिखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी कि 1987 ईस्वी में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन कार्यालय ने जैव विविधता को परिभाषित करते हुए कहा है कि जैव विविधता का तात्पर्य जीव जंतुओं में पाई जाने की विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकी जटिलता से है। वास्तव में यानी कि बायोडाइवर्सिटी का सर्वप्रथम 1985 में रचा गया था, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की संक्षिप्त रूप है। 1992 में रियो शिखर सम्मेलन के बाद यह शब्द अत्यधिक प्रचलित हुआ। यदि गहनता से देखा जाए तो जैव विविधता का आकलन पृथ्वी की स्वास्थ्य का आकलन है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन का आकलन का उपलब्धता एवं घटती बढ़ती दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। फिर आपका जैव विविधता का संरक्षण विधियाँ। जैव विविधता 2 प्रकार से संरक्षित की जा सकती है। एक तरीका है यानी कि पहला तरीका क्या है स्वास्थ्य संरक्षण और दूसरा है यानी कि स्वस्थ नेत्र संरक्षण। 10 वर्ष पूर्व जैव विविधता संरक्षण 3 जाति के व आवास के संरक्षण तक सीमित था, लेकिन अब संरक्षण में नए ढांचे का आविर्भाव हुआ है जो जैव विविधता के संरक्षण, अध्ययन और संपोषणीय उपयोग पर आधारित है। इसके लिए उठाए जाने वाले कदमों में सुरक्षित इलाकों व बीज कोष के रखरखाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कृषि वानिकी व प्रौद्योगिकी नीतियों में सुधार लाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते पर जल संभर प्रबंधन को सुदृढ़ करना। इस ढांचे के अंतर्गत हर देश अपनी अपनी उन्नति के सभी स्तरों पर वैज्ञानिक नए सरकारी संस्थानों व निजी क्षेत्रों में जैव विविधता का प्रासंगिकता के उपयोग में संदर्भ में देख सकते हैं। फिर आपका आता है सुमेकित सुरक्षित इलाका तंत्र, यानी कि आपका पहला आता है इसमें सुमेकित सुरक्षित इलाका तंत्र। इसमें आपका लिखेंगे कि सुरक्षित इलाकों को जैव भौगोलिक भागों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इनमें दुर्बल पारिस्थितिकी तंत्र, उच्च जाति विविधता व उच्च यानी कि देशजता वाले इलाकों के अपेक्षाकृत प्रतिनिधियों का प्रावधान होना चाहिए। जैव विविधता में समृद्ध क्षेत्र जहाँ वनस्पति और जंतुओं का अपेक्षाकृत अधिक खतरा है तप्त स्थल कहलाते हैं। ऐसे 12 तप्त स्थल हैं जो 12 तप्त स्थल तथा वन्य यानी कि वन्य जैव अभयारण्यों को अधिसूचन आवश्यक किया जाना चाहिए। फिर आपका था दूसरा इसमें आपका कि सुरक्षित इलाके। प्रभावी संरक्षण के लिए सुरक्षित इलाकों जैसे राष्ट्रीय उद्यान व अन्य जीव अभयारण्य की अधिसूचना आवश्यक की जानी चाहिए। तो ये आपके आते हैं पर्यावरण संरक्षण में। आप लोग ज़रूर देखते हैं कहीं जाते हैं, अगर चिड़ियाघर गए हैं या फिर आप किसी अभयारण्य में गए तो वहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ें कौन कौन पक्षियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होता है। अब आपको बताएंगे दोस्तों जनसंख्या विस्फोटों, यानी कि जनसंख्या आर वाले क्वेश्चन में आप आएंगे। तो इसमें हम आपको थोड़ा बहुत बताएंगे कि यहाँ पे जनसंख्या विस्फोटों के प्रभाव का स्पष्ट नो। इसमें आप लोग लिखेंगे कि जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव दुष्परिणामों के रूप में विश्व के अधिकांश भागों में यानी कि स्पष्ट दिखाई देती है। पहला तो आपका आता है गरीबी, यानी कि गरीबी जो होती है सबसे बहुत
होती है, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि वाले देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम और अर्थात जनसंख्या वृद्धि के साथ जीवन स्तर घटता जाता है। यही हमारी गरीबी के जो नीचे जीवन यापन करने वाले की संख्या बढ़ती जाती है। दूसरा बात है भुखमरी व कुपोषण। दूसरा क्या आता है? भुखमरी व कुपोषण। अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले अधिकांश देशों में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात खाद्यान्न उत्पादनों में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने के कारण भुखमरी व कुपोषण की समस्या बढ़ जाती है। फिर तीसरा आपका आता है आवास की समस्या। जनसंख्या वृद्धि की तुलना में आवासों की संख्या नहीं बढ़ने तथा निम्न आय वर्ग परिवारों के लिए मकान क्रय करना सीमा से बाहर होने के कारण लोगों में उप स्तरीय आवासों की या गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है। फिर आपका आता है बेरोजगारी। जनसंख्या वृद्धि यानी कि चौथा आपका आता है बेरोजगारी। जनसंख्या वृद्धि की तुलना में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ने से बेरोजगारी की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इससे आश्रितता के भार भी वृद्धि हो रहे हैं। पांचवा आपका आता है कृषि की पर जनभार, यानी कि प्रत्येक देश में कृषि भूमि के विस्तार की एक सीमा अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले कृषि पर हर देशों में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता घटती जा रही है। फिर छठा आपका आता है जन सुविधाओं पर दबाव, यानी कि बढ़ती जनसंख्या के लिए शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत, पेयजल, परिवहन आदि सेवाओं उपलब्ध कराना सरकारों के समक्ष एक चुनौती है। पेयजल संकट व ऊर्जा संकट भविष्य में जनसंख्या वृद्धि पर बढ़ता जाता है। फिर आपका आता है पर्यावरण विनाश, यानी कि सातवां आपका क्या आता है दोस्तों? पर्यावरण विनाश। इसमें आप लोग लिखेंगे कि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तीव्र गति से हो रहा है। वन विनाश, मृदा अपरदन, जैव विविधता ह्रास व बढ़ते प्रदूषण ने पर्यावरण को बहुत अधिक हानि पहुंचाई है। जलवायु परिवर्तन की समस्या इसका दुष्परिणाम है। तो इस तरीके से आपका जनसंख्या विस्फोट हो गया। अब आपका सेक्शन यानी कि सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में आपको मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करके बता दिया। फिर आपको इसमें हम बताएंगे कि सेक्शन सी में यानी खंड बा खत्म हो, खंड सा में इसमें आपको करना है कि नोट किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 25 शब्दों में होना चाहिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है, 7वां क्वेश्चन आपका आता है कि बाघ परियोजना, यानी कि इसमें आपका आता है बाघ परियोजना पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। फिर आपका आता है 8वां कि सम विकास के विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन आपका आता है कि खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है और खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए, यानी कि खाद्य सुरक्षा के बारे में ये आपका आता है सम विकास के विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए और बाघ परियोजना के बारे में लिखना है। फिर आपका 10वां क्वेश्चन है इसमें गंगा एक्शन प्लान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर ठोस आपका आता है ठोस अपशिष्ट पदार्थों के स्रोतों एवं इनके प्रबंधन की विवेचना। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था इस तरीके से लिखना था। और दोस्तों और इसके आपके अगर ये आपका सेक्शन सी क्वेश्चन सबसे लंबे होते हैं तो ये क्वेश्चन आपको मैं अलग से अपडेट कराया है आपके यानी कि AK स्टडी नोट्स में। बात करें तो AK स्टडी नोट्स में और इसमें आपके सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे मिलते रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे अपडेट कराया गया है। दोस्तों ज़रूर देखें वीडियो को, क्योंकि आपको मैंने सेक्शन ए सेक्शन बी पे बता दिया है, सेक्शन सी को आपको वहाँ से तैयार करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता है। तो दोस्तों अगली वीडियो का ज़रूर प्रस्तुत होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। इसका अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक देगा, वहाँ से आप लोग जुड़कर आप लोग बिल्कुल PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं।